नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। और आज की क्लास में इसका दूसरा भाग हम समझने वाले हैं। पहले भाग में हमने क्या क्या बातें की थी। सबसे पहले हमने समझा था जैव विविधता क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र मानव के लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमने समझा था कि भारत में जैव विविधता कितनी समृद्ध है, अलग अलग वनस्पति जात और प्राणी जात भारत में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हमने समझा था कि सरकार वन एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। आज के इस दूसरे भाग में हम समझने वाले हैं कि वन और वन्य जीव संसाधनों के अलग अलग प्रकार भारत में कहां कहां मिलते हैं और समुदाय वन संरक्षण में कैसे एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आज के भाग में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होने वाली है। हम समझ पाएंगे कि वन के संरक्षण में समुदाय की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण कैसे है, समुदाय कैसे अलग अलग कार्यक्रमों और दैनिक दिनचर्या के माध्यम से वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करती है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में मुख्य रूप से वनों के कौन कौन से प्रकार है और ये वन कहां कहां पर मुख्य रूप से वितरित है, कहां कहां पर मुख्य रूप से हमें मिलते हैं। भारत में जो अधिकतर वन है वो या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या फिर सरकार वन विभाग के माध्यम से इनका प्रबंधन करती है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। एक एक करके इन तीनों वनों के प्रकार को हम समझते हैं। सबसे पहले है आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है वो वन और इनमें रहने वाले वन प्राणियों के संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। इन पर मुख्य रूप से सरकार का स्वामित्व रहता है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये वन रहते हैं और इसमें मानवीय गतिविधियों की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। मानवीय गतिविधियां जैसे कि पशु चारण करवाना, इनसे लकड़ी काट कर लेके आना, इस प्रकार की कोई भी मानवीय गतिविधि आरक्षित वन में अलाउ नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। अगर बात की जाए कि देश में ये आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो देश में जितने भी वन क्षेत्र है उसका 50% हिस्सा जो है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये कौन कौन से राज्य में आरक्षित वन देखने को मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के अधिकतर वन क्षेत्र का अनुपात जो है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत ही आता है। इन राज्यों के वनों का अधिकतर हिस्सा आरक्षित वन ही है। दूसरे प्रकार का वन है रक्षित वन। रक्षित वन ऐसे वन है जिनको और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ऐसे वन जो थोड़े क्वालिटी में खराब हो गए हैं, जिनका थोड़ा क्षरण हो गया है, उनको और ज्यादा क्षरण न हो इसके लिए बचाने के लिए ऐसे रक्षित वन बनाए जाते हैं। भारत में, अपने प्यारे देश भारत में जितने भी वन है उसका 33% हिस्सा रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। वो कौन कौन से राज्य है जिनके वनों का अधिकतर हिस्सा इन रक्षित वनों के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। इन राज्यों के वन क्षेत्रों का अधिकतर हिस्सा, अधिकतर अनुपात जो है वो रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तीसरे प्रकार का वन है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन और रक्षित वनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वन और वो बंजर भूमि जो कि सरकार, अलग अलग व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व के अंतर्गत आती है, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो आरक्षित वन को छोड़ दो, रक्षित वन को छोड़ दो, बाकी वन क्षेत्र या बाकी बंजर भूमि जो या तो सरकार के अधीन आती है या व्यक्तियों और समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत आती है, वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात, पूर्वोत्तर के सभी राज्य, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित ये राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य है और गुजरात
के अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं और मुख्य रूप से इन राज्यों में इन अवर्गीकृत वनों का प्रबंधन, इनका रक्षण जो है वो वहां के स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के वन देख लिए हैं। अब आरक्षित वन और रक्षित वनों को बोला जाता है स्थायी वन क्षेत्र। तो पूछा जाए स्थायी वन क्षेत्र क्या है, तो आरक्षित वन और रक्षित वन इनको बोला जाता है स्थायी वन क्षेत्र। और इनका रखरखाव क्यों किया जाता है, क्यों हम आरक्षित और रक्षित वनों का रखरखाव करते हैं, इनका संरक्षण क्यों करते हैं? एक तो इनको हमें बचाना है और ज्यादा खराब होने से, क्योंकि इन वनों से एक तो अपना पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है और दूसरा इसमें रहने वाले जो जनजातीय समुदाय है, जो लोग इनमें रहते हैं, उनका जीवन यापन का मुख्य साधन ये वन ही है। इसीलिए इन वन क्षेत्रों का रखरखाव किया जाता है। इसके अलावा इनसे हमें इमारती लकड़ी मिलती है, फर्नीचर के लिए निर्माण क्षेत्र में लकड़ी जो हम उपयोग करते हैं वो वनों से ही आती है। इसके अलावा अन्य वन पदार्थ भी इनसे मिलते हैं, अलग अलग कंदमूल मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की औषधियां मिलेंगी, इंपॉर्टेंट पत्ते हमें मिलते हैं, गोंद मिलता है। तो अन्य वन पदार्थ भी इन वनों से हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन वनों का हम रक्षण करते हैं, इनका रखरखाव करते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है। बात की जाए कि किस राज्य में स्थायी वन सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वन सबसे ज्यादा है। स्थायी वन मतलब आरक्षित वन और रक्षित वन। मध्य प्रदेश में जितने भी वन क्षेत्र है उसका 75% के लगभग स्थायी वनों के अंतर्गत आता है। इसका 3/4 हिस्सा स्थायी वनों के अंतर्गत आता है। यानी कि मध्य प्रदेश वन के मामले में एक इंपॉर्टेंट राज्य है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे समुदाय इन वनों की रक्षा करने में, इन वनों का संरक्षण करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास हमेशा से रहे हैं। भाई आज भी बहुत सारे मानव, बहुत सारे इंसान इन वनों में रहते हैं। ये वन इन मानवों के, इन इंसानों का घर है और यहीं से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में और मुख्य रूप से जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वनों का संरक्षण करते हैं, वनों को बचाने का काम करते हैं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि इन्हीं वनों से, इन वनों में रहने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं वनों से अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे अभी बात की कि बहुत सारे वन उत्पाद प्राप्त करते हैं, कंदमूल, अलग अलग औषधियां, गोंद, अन्य इंपॉर्टेंट पत्ते, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें वनों से मिलती है। तो यहां पर जो स्थानीय समुदाय रह रहा है वनों के अंतर्गत ही, वो इन चीजों को इकट्ठा करता है, अपने उपयोग में भी लेता है और इनको बेचकर अपनी आजीविका भी कमाते हैं। इसके अलावा कुछ इमारती लकड़ी भी ये प्राप्त करते हैं लाभ के तौर पर। तो हमने देखा कि सरकार तो अलग अलग नीतियों, नियमों और कानूनों के माध्यम से वन और वन्य जीवों की रक्षा करती है। तो फिर ये समुदाय कैसे वन और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं? भाई सरकार के हाथ में तो ताकत होती है, वो नीति, नियम, कानून के माध्यम से इनका संरक्षण कर सकती है, लेकिन समुदाय कैसे करता है इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ रिजर्व में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो यहां पर लोगों ने खनन के विरोध में बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया और आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं कि इस सरिस्का बाघ रिजर्व में, इस वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन का काम नहीं होना चाहिए। तो ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से संघर्ष करके वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। तो सरिस्का बाघ रिजर्व कहां पर है? राजस्थान के अलवर में। तो इसके आसपास के गांवों के लोग वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। तो यहां के आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो वन्य जीव संरक्षण कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो हमने पहले भाग में समझा था, उसका हवाला देकर उसके तहत खनन कार्य को बंद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई खनन कार्य से हमने देखा था कि भूमि का क्षरण होता है,
बड़े स्तर पर वनों की कटाई होती है, तो खनन कार्य बंद होगा, तभी इन वनों को बचाया जाएगा। और इसका संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के गांव के लोग। और कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब वो पूरा का पूरा जिम्मा, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर डालकर ही चल रहे हैं कि हमें सरिस्का बाघ रिजर्व और इसके आसपास के क्षेत्रों के वनों को बचाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी राजस्थान के अलवर क्षेत्र का। यहां पर 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित कर दिया है भैरवदेव डाकव सेंचुरी। एक तरीके से वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। और इस प्रकार ये इस क्षेत्र में न तो खुद जाते हैं और न किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप करने देते हैं। और इस प्रकार ये इस वन क्षेत्र का, जिसे इन्होंने भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया है, इनका संरक्षण कर रहे हैं। इस सेंचुरी के अंतर्गत इन्हीं 5 गांवों को लोगों ने अपने नियम कायदे कानून बनाए हैं और इन्हीं नियम कायदे कानूनों के माध्यम से वन और वन्य जीवों को बचा रहे हैं। तो भैरवदेव डाकव सेंचुरी ये राजस्थान के अलवर में है। 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को बोल दिया है कि ये एक सेंचुरी है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी। और इसके अपने ही नियम कायदे कानून है, जिसके अंतर्गत शिकार पूर्ण रूप से वर्जित है। न कोई शिकार करेगा, न किसी को शिकार करने दिया जाएगा, और शिकार करते हुए पकड़े गए तो सख्त से सख्त सजा होगी। बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहां के वन्य जीवन का बचाव किया जाता है। तो बाहरी व्यक्ति यहां पर गलत तरीके से घुसपैठ न करे, कोई गैर कानूनी काम न करे इन नियम कायदे कानून के खिलाफ, इसका यहां पर ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार समुदाय अलग अलग तरीकों से वन एवं वन्य जीव संरक्षण का काम करते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं जो कि हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र का है, जिसे बोला जाता है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन क्या है? इसमें महिलाएं और पुरुष पेड़ पौधों से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? वो इससे यह संकेत देना चाहते हैं कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, इन पेड़ों को काटने से पहले हम अपना बलिदान देंगे, हम अपना त्याग देंगे। तो चिपको आंदोलन हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से स्थित है। यहां पर वन कटाई रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई और इस काम में समुदाय बहुत ज्यादा कामयाब भी रहा है। साथ ही चिपको आंदोलन के अंतर्गत यहां जो स्थानीय पेड़ पौधे हैं उनका वनीकरण बहुत ज्यादा किया गया, पौधारोपण ज्यादा किया गया। इसमें भी ये आंदोलन बहुत ज्यादा सफल रहा है। तो स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण का अभियान चलाया गया और वो बहुत ज्यादा सफल रहा। तो समुदाय ने मिलकर न सिर्फ पेड़ों को कटने से बचाया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों के वन, स्थानीय प्रजातियों के पेड़ पौधे यहां पर लगाए। इसी क्षेत्र में एक और आंदोलन है जिसे बोला जाता है बीज बचाओ आंदोलन और नवदान। बेसिकली ये बीजों को बचाने से संबंधित है। यहां के जो स्थानीय प्रजातियों के पौधे और फसल है उनके बीजों को बचाने से संबंधित है। तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के टिहरी क्षेत्र में किसानों द्वारा चलाया गया। और इस आंदोलन, इस नवदान ने यह बता दिया कि आप बिना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके, स्थानीय बीजों का प्रयोग करके भी बड़ी मात्रा में खेती कर सकते हो, बड़ी मात्रा में फसल उगा सकते हो। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन किया जा सकता है। ये इस बीज बचाओ आंदोलन और नवदान ने सफलतापूर्वक दिखा दिया। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे समुदाय वन और वन्य जीवों का संरक्षण करती है। इसी में एक और उदाहरण है, लेकिन ये एक अलग सा उदाहरण है जिसमें न सिर्फ सरकार अकेले, न सिर्फ समुदाय अकेले, बल्कि दोनों मिलकर संयुक्त रूप से वनों को बचाते हैं, संयुक्त रूप से वनों का प्रबंधन करते हैं। तो इसे बोला जाता है संयुक्त वन प्रबंधन। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में JFM। तो भारत में हरित वनों के प्रबंधन और उनके पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं ये संयुक्त वन प्रबंधन। तो जो वन खराब हो रहे हैं
जिनका क्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको बचाना है, उनका पुनर्निर्माण करना है, उनका विकास करना है। इस दिशा में सरकार और समुदाय कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इसके महत्व को उजागर करता है ये संयुक्त वन प्रबंधन। तो वनों की देखभाल के लिए समुदाय और सरकारी वन विभाग संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। तो वनों का देखभाल करना है, उनको बचाना है, उनका विकास करना है, उनके अंतर्गत वन्य जीवों को भी इसके द्वारा बचाना है। इसके लिए समुदाय और सरकारी जो वन विभाग है वो दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत होती है 1988 में। इससे पहले भी ये काम चला आ रहा होगा, समुदाय और सरकारी विभाग दोनों मिलकर वनों का प्रबंधन कर रहे थे, पहले भी चला आ रहा होगा, लेकिन औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से इसकी शुरुआत होती है 1988 में। कहां से शुरुआत होती है? उड़ीसा राज्य से। और उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पास किया। तो पूछा जाए कि संयुक्त वन प्रबंधन की जो औपचारिक शुरुआत है वो कब होती है, कहां से होती है? 1988 में होती है, उड़ीसा द्वारा होती है। और इसने 1988 में उड़ीसा ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शहरी वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, सरकारी विभाग और समुदाय, लेकिन सरकारी विभाग का इस पे ज्यादा अधिकार रहता है। उन्हीं के मार्गदर्शन में समुदाय कार्य करते हैं। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है। गांव के स्तर पर, जिस क्षेत्र में ये वन है उस क्षेत्र के जो गांव है वो गांवों के स्तर पर अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण लोग और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। तो इस संस्था में वन विभाग के अधिकारियों का और इस गांव के समुदाय का, दोनों का मिलकर बराबर की भागीदारी होती है। इसके बदले ये समुदाय मध्यम स्तरीय लाभ के भागीदार होते हैं। भाई वन विभाग का तो मेन उद्देश्य ही होता है कि वनों और वन्य जीवों को बचाना, लेकिन समुदाय का इसमें क्या उद्देश्य होता है, समुदाय का इसमें क्या लाभ है? भाई हमने देखा कि समुदाय इन वनों और वनों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही रहते हैं, तो वो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन वनों से करते हैं। कुछ वन्य उत्पादों को प्राप्त करके ये बेचते भी हैं, उनसे भी इनको लाभ होता है। इसके अलावा जो इमारती लकड़ी प्राप्त होती है वन विभाग को, जो लकड़ी प्राप्त होती है वन विभाग को, उससे जो लाभ मिलता है उसमें भी समुदाय की भागीदारी होती है। और साथ ही गैर इमारती वन उत्पाद में भी इन समुदाय को लाभ प्राप्त होता है। गैर इमारती वन उत्पाद मतलब लकड़ी को छोड़कर पेड़ के बाकी हिस्से, वो गोंद हो सकता है, वो कंदमूल फल फूल हो सकते हैं, वो अलग अलग पत्ते हो सकते हैं, तने से मिलने वाली औषधियां हो सकती है। तो गैर इमारती हो या इमारती हो, दोनों में समुदाय को लाभ प्राप्त होता है इस संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से। आगे समझते हैं कुछ और उदाहरण जिसके माध्यम से वनों और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है पवित्र पेड़ों के झुरमुट। पवित्र पेड़ों के झुरमुट क्या होते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जो कि सदियों से, जिसके अंतर्गत कोई नहीं गया है, आसपास के समुदाय न तो खुद उसमें जाते हैं और न ही दूसरे व्यक्तियों को इसमें जाने देते हैं। इनको एक प्रकार से देवी देवताओं का वन माना जाता है, पवित्र वन माना जाता है, और इस प्रकार इनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती है, इनको खराब नहीं किया जाता है। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास रहा है। तो हम शुरू से ही प्रकृति की पूजा करते आए हैं। जनजातीय समुदाय तो विशेष करके प्रकृति की पूजा करते हैं, और इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिसे ही हम कहते हैं पवित्र पेड़ों के झुरमुट। तो प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति को पवित्र माना जाता है, और इसी विश्वास की वजह से ऐसे वनों को कौमार्य रूप में, इनके ओरिजिनल रूप में, इनके मूल रूप में छोड़ दिया जाता है बिना छेड़छाड़। ये इन्हीं को बोला जाता है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, और इन्हीं पवित्र पेड़ों के झुरमुट को देवी देवताओं के वन भी माना जाता है कि हाँ, इसमें कोई पवित्र शक्ति रहती है, इसमें देवी देवता रहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की और दुर्लभ जातियों की संपत्ति होती है। इसमें अलग अलग प्रकार के और दुर्लभ जातियों के पेड़ पौधे होते हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं, और कहीं मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग खुद जाते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। भाई खुद तो पवित्र मानते ही है, पूजा करते ही हैं,
तो खुद तो इनका छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी लोगों को, बाकी बाहरी लोगों को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं। देखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में, अलग अलग संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में क्या परंपराएं रही हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसा क्या करते हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक परंपराएं हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं, एक एक करके समझते हैं। जैसे कि हम झरनों को, पहाड़ी चोटियों को, पशुओं को, इन प्राकृतिक चीजों को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और समय समय पर अलग अलग त्योहार में, अलग अलग पर्वों पर इनकी पूजा करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों के आसपास वाले क्षेत्रों में बंदर होते हैं, लंगूर मिलते हैं, लोग इनको कुछ खाना खिलाते हैं, केला खिलाते हैं और ये मंदिरों के भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये इन मंदिरों के भक्त हैं। तो इस प्रकार हम अप्रत्यक्ष रूप से वनों, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, इनको पवित्र मानते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम समय समय पर अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग पर्वों पर पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, इनको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी, ये चीज भी हमें बताती है कि हम कैसे अप्रत्यक्ष रूप से वनों को, पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा की जाती है, अलग अलग ओकेजन पे, अलग अलग पर्व त्योहार पे। तो कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से ही उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र कहां पर है? ये झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके बीच वाला क्षेत्र, एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसे छोटा नागपुर क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां जो है वो महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती है, उनको पवित्र मानते हैं और इस प्रकार पूजा करके, उनको पवित्र मान के उनकी संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा और बिहार राज्य की जो जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। यहां पर ये जो जनजातियां हैं उड़ीसा और बिहार राज्य की, वो शादी के दौरान यहां पर आम, इमली, इन पेड़ों की पूजा करते हैं और इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष रूप से इनके संरक्षण का भी कार्य करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा। राजस्थान के जोधपुर जिले के बिश्नोई गांव के आसपास, जिन क्षेत्रों में बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं, वहां आप आसपास काले हिरण यानी कि चिंकारा, नीलगाय, मोर, ऐसे जानवरों को खुले रूप से बिना भय के विचरण करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बिश्नोई समुदाय इनको पवित्र मानते हैं, इनकी बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं और एक तरीके से ये इनका परिवार का सदस्य ही मानते हैं। इस कल्चर की शुरुआत, इस संस्कृति की शुरुआत होती है 1730 में। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई जी, वो पेड़ों को बचाने के लिए, राजा के सैनिकों से पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई जी अपने कुछ साथियों के साथ पेड़ों से चिपक जाती है और राजा के जो सैनिक है वो पेड़ों को काटने के लिए इनको मार देते हैं। तो पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई जी और करीब करीब 363 लोग अपना त्याग देते हैं, अपना बलिदान देते हैं और कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत होती है बिश्नोई समुदाय की प्रकृति प्रेम की, वन्य जीवों को बचाने की। तो बिश्नोई समुदाय आपको राजस्थान के मुख्य रूप से जोधपुर जिले में देखने को मिलेगा। कुछ जीव समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। इस बिश्नोई समुदाय का कुछ जीव जो है वो अभिन्न हिस्सा है, एक तरीके से परिवार का हिस्सा ही मानते हैं ये लोग। जैसे कि चिंकारा, जिसे काला हिरण भी कहा जाता है, नीलगाय, मोर, और इस समुदाय का व्यक्ति इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को इनको नुकसान पहुंचाने देता है। तो भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से हम क्या सीखते हैं? भारत में पर्यावरण का विनाश हुआ है लोगों द्वारा, मानवीय कारणों की वजह से मुख्य रूप से, और इनका हम वापस पुनर्भरण भी कर रहे हैं, इनका पुनर्निर्माण भी कर रहे हैं। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है? मुख्य रूप से दो सीख मिलती है। पहला,
स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। पहली सीख तो हमें यह मिलती है कि हमें वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, उनके इंपॉर्टेंस को, उनके महत्व को समझना पड़ेगा। और दूसरा, हमें वे ही विकास क्रियाएं मान्य करनी चाहिए जो कि आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। हमें ऐसी आर्थिक क्रिया को ही मान्यता देनी चाहिए, ऐसे आर्थिक क्रिया को ही परमिशन देनी चाहिए जिसमें पहला आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, भाई जो कि आर्थिक रूप से अपने लिए पॉजिटिव हो, हमें लाभ मिले। दूसरा, जनमानस पर केंद्रित हो। जो भी आर्थिक क्रिया हो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मानवों का विकास हो, जनमानस का विकास हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ही विकास, ऐसे ही आर्थिक क्रियाओं को मान्यता देनी चाहिए जो कि पर्यावरण के हितैषी हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला तो स्थानीय समुदायों को वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रोग्राम में बड़े स्तर पर शामिल करना चाहिए। और दूसरा, हमें वो विकास क्रियाएं, वो आर्थिक क्रियाएं करनी चाहिए जो कि आर्थिक रूप से फायदेमंद हो, जनमानस पर, लोगों पर केंद्रित हो और साथ ही पर्यावरण के लिए लाभदायक हो। लास्ट में एक चीज देख लेते हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध जी ने वनों और पर्टिकुलरली पेड़ों के लिए क्या बात कही है। उन्होंने पेड़ों को बहुत ज्यादा पवित्र माना है और कहा है कि पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। वो कहते हैं कि पेड़ बहुत दयालु जीव है और साथ ही बहुत ज्यादा उदार जीव है। वो सभी की रक्षा करता है, सभी को फायदा पहुंचाता है, जो कि अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। वन पेड़ों की कोई मांग नहीं होती है इंसानों से या दूसरे जीवों से कि आप मेरे लिए ये करो या वो करो तभी मैं आपको फायदा पहुंचाऊंगा। और साथ ही दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। तो पेड़ जो भी क्रिया करता है, उनसे जो भी उत्पाद पैदा होता है, वो सभी को निस्वार्थ रूप से भेंट करता है। सभी निस्वार्थ रूप से पेड़ों से अलग अलग चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो ये सभी की रक्षा करता है। आप जानते होंगे कि एक पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, वहां से अपना खाना अर्जित करते हैं, वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। और इसी प्रकार पेड़ जो है वो अपने ऊपर कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की भी हेल्प करता है, उसको भी छाया प्रदान करता है। जो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए आता है, वो भी विश्राम करने के लिए उस पेड़ के नीचे ही बैठता है। तो महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध ने पेड़ों का बखान करते हुए इतनी बड़ी बात कही है। तो हमें भी अपने दैनिक दिनचर्या में पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए और हो सके तो पौधारोपण करना चाहिए। तो आज के भाग में अपना लर्निंग आउटकम क्या रहा है कि कैसे पारंपरिक रूप से बहुत सारी संरक्षण विधियां हैं जिसके माध्यम से समुदाय वनों और वन्य जीवों की रक्षा करता है। तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आरक्षित और संरक्षित वनों को और क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरक्षित और संरक्षित या रक्षित वनों को और क्या कहा जाता है? अ है अवर्गीकृत वन, ब है स्थायी वन, स है खुला वन और द है मैंग्रोव वन। तो हमने देखा था कि आरक्षित और रक्षित, रक्षित को संरक्षित वन भी कहा जाता है। तो आरक्षित और संरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं? स्थायी वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? पूछा जा रहा है कि ये अवर्गीकृत वनों का मुख्य हिस्सा कहां पर पाया जाता है? अ सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ भागों में, ब केरल और तमिलनाडु में, स पंजाब और हरियाणा में और द पश्चिम बंगाल और बिहार में। तो हमने देखा था कि अवर्गीकृत वनों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों और गुजरात वाले हिस्से में मिलता है। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। छोटा सा प्रश्न है, पवित्र उपवन है। पूछा जा रहा है कि पवित्र उपवन क्या है? अ बड़े जंगलों के वो हिस्से जिन्हें स्थानीय लोगों ने अछूता छोड़ दिया है, ब पशुओं के चरने के स्थान है ये पवित्र उपवन, या स पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के लिए निर्धारित वन है,
या फिर औषधीय गुणों से युक्त पेड़ वाले वन है। तो ये पवित्र उपवन क्या है, जिन्हें देवी देवताओं के वन भी कहा जाता है। ये वनों के वो हिस्से हैं जो स्थानीय लोगों ने अछूते छोड़ दिए हैं, न तो खुद जाते हैं और न किसी बाहरी व्यक्ति को छेड़छाड़ करने देते हैं। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कि वनों को बचाने की कौन सी रणनीति है इन चारों में से जिसमें समुदाय की भागीदारी सीधे तौर पर नहीं होती है, समुदाय इसमें भागीदारी नहीं करता है। अ संयुक्त वन प्रबंधन, ब बीज बचाओ आंदोलन, स चिपको आंदोलन और द वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन। तो किसमें समुदाय की भागीदारी नहीं होती है? हमने देखा था कि संयुक्त वन प्रबंधन तो समुदाय और सरकारी विभाग दोनों मिलकर करते हैं, इसमें तो समुदाय की भागीदारी होती है। बीज बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से समुदाय द्वारा ही शुरू किया गया। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से समुदाय ही ये काम करता है। तो इस तीनों में समुदाय की भागीदारी होती है। तो बचा द वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन, मतलब वन्य जीव अभयारण्यों का सीमा निर्धारित करना कि ये वाला क्षेत्र जो है वो वन्य जीव अभयारण्य है। ये मुख्य रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। यही अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो आज की कक्षा में हमने जो भी चीजें पढ़ी उनको हमने प्रश्न के माध्यम से रिवीजन भी कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, समझना है और पढ़ाई करते रहना है। आशा है आज की क्लास में जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।